नमस्कार। आज हम इतिहास के उस स्वर्णिम पृष्ठ को खोलेंगे जिस पर एक ऐसे महायोद्धा की गाथा अंकित है जिसने पराजय शब्द को कभी अपने शब्दकोश में स्थान नहीं दिया। हम उस शासक की कहानी कहेंगे जिसने उस युग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल सल्तनत के समक्ष अपना मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया। हम उस वीर की बात करेंगे जिसने अपने स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर वनों में कंटकों की शैया पर शयन किया, जिसने घास की रोटियां खाईं परंतु अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हम उस सेनानी का स्मरण करेंगे जिसका नाम सुनकर शहंशाह अकबर के दरबार में भी एक मौन पसर जाता था। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के सूर्य, सिसोदिया वंश के गौरव महाराणा प्रताप की। आज हम उनके संपूर्ण जीवन वृत्त का विश्लेषण करेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके संघर्ष, उनके शौर्य और उनकी अमर विरासत तक। इस महागाथा को हमने 5 अध्यायों में विभाजित किया है। प्रथम अध्याय में हम मेवाड़ के उस गौरवशाली इतिहास और उस पृष्ठभूमि को समझेंगे जिसने प्रताप को गढ़ा। द्वितीय अध्याय में हम भारतीय इतिहास के सबसे प्रखर युद्धों में से एक हल्दी घाटी के महासंग्राम का विस्तृत वर्णन करेंगे। तीसरा अध्याय उनके स्वतंत्रता के लिए किए गए उस अनवरत संघर्ष को समर्पित है जो उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। चतुर्थ अध्याय में हम उनकी उस अभूतपूर्व पुनर्विजय और स्वराज की स्थापना पर प्रकाश डालेंगे जो निराशा में आशा की किरण है। और अंत में पंचम अध्याय में हम उनकी उस अमर विरासत और उसके कालातीत महत्व को आत्मसात करेंगे। तो चलिए इस शौर्यपूर्ण यात्रा का आरंभ करते हैं। भाग 1, मेवाड़ का उदय। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को समझने के लिए पहले मेवाड़ की आत्मा को समझना अनिवार्य है। मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, ये स्वाभिमान और स्वतंत्रता का एक जीवंत प्रतीक था। इसकी स्थापना महान सिसोदिया वंश ने की थी, एक ऐसा वंश जो अपनी आन, बान और शान के लिए विख्यात था। चित्तौड़गढ़ का अजय दुर्ग केवल पत्थर और गारे की संरचना नहीं, बल्कि उनकी शक्ति, उनकी प्रतिष्ठा और उनके अदम्य प्रतिरोध का केंद्र था। सदियों तक मेवाड़ के राणाओं ने दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक हर उस बाहरी शक्ति को चुनौती दी जिसने उनके स्वाभिमान को ललकारा। उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। यही अदम्य भावना, यही स्वाभिमान महाराणा प्रताप को अपनी विरासत में मिला था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के उस अभेद्य दुर्ग में हुआ था जो स्वयं मेवाड़ की शक्ति का प्रतीक था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका बचपन उस दौर में बीता जब मेवाड़ पर संकट के बादल गहरा रहे थे। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ को घेरा और उस पर विजय प्राप्त की, तो ये घटना एक युवा राजकुमार के मन पर एक अमिट घाव छोड़ गई, जिसने उनके भविष्य के संकल्प को आकार दिया। 28 फरवरी 1572 को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। ये कोई भव्य समारोह नहीं था, बल्कि मेवाड़ के कठिन समय का प्रतीक था। एक सादा समारोह जो आने वाले संघर्ष की घोषणा कर रहा था। और सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने वही प्रतिज्ञा की जो उनके जीवन का ध्येय बन गई, मेवाड़ की खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर। प्रताप का राज्यरोहण का मार्ग फूलों की सेज नहीं था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह अपनी प्रिय रानी धीरबाई भटियानी के प्रभाव में अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे। परंतु मेवाड़ के सामंतों और सरदारों ने इस अन्यायपूर्ण निर्णय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने परंपरा और योग्यता को सम्मान देते हुए ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को ही अपना महाराणा चुना। इस निर्णय से क्रोधित होकर जगमाल प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ अकबर की शरण में चला गया। यह प्रताप के लिए पहला पारिवारिक विश्वासघात था। इसी समय अकबर ने कूटनीति का जाल बिछाया। उसने 1573 में राजा मानसिंह सहित कई शांति दूतों को प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेजा, लेकिन हर बार प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। उनका एक ही उत्तर था, मेवाड़ स्वतंत्र जन्मा था और स्वतंत्र ही रहेगा। भाग 2, हल्दी घाटी का महायुद्ध। जब कूटनीति के समस्त प्रयास विफल हो गए तो युद्ध की रणभेरी बजना अवश्यंभावी हो गया। अकबर ने अपने सबसे योग्य सेनापतियों में से एक आमेर के राजा मानसिंह को एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ये केवल 2 सेनाओं का टकराव नहीं था, ये 2 विचारधाराओं का महासंग्राम था।
एक ओर साम्राज्यवादी विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, तो दूसरी ओर अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा का पवित्र संकल्प था। 18 जून 1576 की तिथि इतिहास के पन्नों में रक्त और शौर्य से अंकित होने वाली थी। युद्ध के मैदान में सेनाओं का संतुलन स्पष्ट रूप से मुगलों के पक्ष में था। कल्पना कीजिए, मानसिंह के नेतृत्व में लगभग 10,000 सैनिकों की एक विशाल सुसज्जित सेना थी, जिसमें तोपखाना, घुड़सवार और कई सहयोगी राजपूत दल शामिल थे। और उनके सामने महाराणा प्रताप के पास केवल 3,000 योद्धा थे, परंतु उनकी सेना में अदम्य साहस और एक अद्भुत विविधता थी। राजपूतों के साथ भील धनुर्धारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, और अफगान सरदार हाकिम खान सूर अपने तोपखाने के साथ मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। यह प्रताप के समावेशी नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण था, जहां जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी मातृभूमि के लिए एकजुट थे। हल्दीघाटी के उस संकरे दर्रे में युद्ध का शंखनाद हुआ, जिसकी मिट्टी आज भी उन वीरों के रक्त से लाल है। प्रताप ने अपनी छापामार युद्ध नीति के अनुसार पहला और इतना प्रचंड आक्रमण किया कि मुगल सेना के अग्रिम दस्ते के पैर उखड़ गए। प्रताप स्वयं अपने प्रिय नीले अश्वचेतक पर सवार होकर साक्षात महाकाल की भांति शत्रु सेना के मध्य तक पहुंच गए। उनकी दृष्टि केवल एक व्यक्ति को खोज रही थी, मुगल सेना का सेनापति मानसिंह। प्रताप ने चेतक को मानसिंह के हाथी की ओर बढ़ाया और अपने भाले से एक ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि मानसिंह हौदे में झुककर बच गया, लेकिन उसका महावत उसी क्षण मारा गया। इसी टकराव में मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी विशैली तलवार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। युद्ध का पासा पलटते देख और अपने स्वामी को शत्रुओं के व्यूह में घिरा पाकर उस घायल अश्व ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन किया। वह प्रताप को सुरक्षित युद्धभूमि से दूर ले गया। मार्ग में एक चौड़े बरसाती नाले को एक ही छलांग में पार करने के पश्चात उस वीर अश्व ने अपने स्वामी के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। अपने स्वामी भक्त मित्र के शव पर महाराणा के दुख का कोई अंत नहीं था। चेतक का बलिदान स्वामी भक्ति की एक अमर अविस्मरणीय गाथा बन गया। भाग 3। स्वतंत्रता का संघर्ष। हल्दीघाटी का युद्ध समाप्त हुआ, परंतु संघर्ष का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक नए और भी कठिन अध्याय का आरंभ हुआ। ये युद्ध अनिर्णायक रहा, क्योंकि मुगल सेना अपने मुख्य उद्देश्य प्रताप को पकड़ने या मारने में पूरी तरह विफल रही। इसके बाद के वर्ष प्रताप और उनके परिवार के लिए अत्यंत कठिन थे। उन्होंने महलों का सुख और वैभव त्याग कर अरावली के घने जंगलों और दुर्गम गुफाओं को अपना घर बना लिया। मुगल सेना लगातार उनका पीछा करती रही, परंतु प्रताप का संकल्प हिमालय की तरह अडिग रहा। ये वो समय था जब प्रताप और उनके परिवार ने अकल्पनीय कष्ट सहे। लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसा भी दिन आया जब उनके बच्चों को अन्न के अभाव में घास से बनी रोटियां खानी पड़ी, और एक जंगली बिलाव उनकी पुत्री के हाथ से वो सूखी रोटी भी छीनकर भाग गया। ये दृश्य देखकर एक पिता के रूप में प्रताप का हृदय विदीर्ण हो गया। एक क्षण के लिए उनके मन में ये विचार आया, क्या उनका स्वाभिमान उनके परिवार के इन कष्टों से भी बढ़कर है? ये उनके जीवन का सबसे दुर्बल, सबसे मार्मिक क्षण था। जब महाराणा निराशा के अंधकार में थे, तब बीकानेर के राजकुमार और अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ का एक पत्र उन तक पहुंचा। पृथ्वीराज ने लिखा कि यदि प्रताप झुक गए तो राजपूतों का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। इस पत्र ने प्रताप के भीतर बुझती हुई ज्वाला को फिर से धधका दिया। उन्होंने उत्तर भेजा कि जब तक प्रताप जीवित है, सूर्य पूर्व से ही उगेगा। उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि संघर्ष जारी रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इस कठिन और लंबे संघर्ष में प्रताप को अरावली के मूल निवासियों भील जनजाति का अटूट समर्थन प्राप्त था। भील प्रताप को स्नेह और सम्मान से कीका अर्थात पुत्र कहकर बुलाते थे। वे अरावली के चप्पे चप्पे से परिचित थे और छापामार युद्ध में निपुण थे। राणा पूंजा के नेतृत्व में उन्होंने न केवल प्रताप की सेना के रूप में युद्ध किया, बल्कि उन्हें भोजन, आश्रय और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भी प्रदान की। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को मेवाड़ की सेना का केंद्रक कहा है। भीलों की इस अटूट निष्ठा के बिना प्रताप का प्रतिरोध संभव ही नहीं था। भाग 4। पुनर्विजय और स्वराज। वर्षों के संघर्ष, कठिनाइयों और बलिदानों के पश्चात मेवाड़ के भाग्य के सितारे ने करवट ली। जब मुगल साम्राज्य बंगाल और पंजाब में आंतरिक विद्रोहों से जूझ रहा था, तब मेवाड़ पर उनका दबाव कुछ कम हुआ। प्रताप ने इस अवसर को पहचाना और मातृभूमि को मुक्त कराने की योजना बनाई, और इस पवित्र कार्य में उन्हें एक ऐसे सहयोगी का साथ मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।
प्रताप के मंत्री भामाशाह अपनी और अपने पूर्वजों की संचित की हुई संपूर्ण संपत्ति लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अपना सारा धन, जो कथित तौर पर 25,000 सैनिकों की सेना का 12 वर्षों तक भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त था, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया। भामाशाह के इस अभूतपूर्व त्याग और देशभक्ति ने प्रताप को एक नई सेना संगठित करने और खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए। इस महान दान के लिए इतिहास ने भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहकर अमर कर दिया। इस नई सेना के साथ प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध एक आक्रामक अभियान आरंभ किया और 1582 में दिवेर का युद्ध इस अभियान का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में प्रताप की सेना ने एक ऐसी विजय प्राप्त की जिसने सब कुछ बदल दिया। इस विजय के बाद प्रताप ने एक एक करके मुगल चौकियों और किलों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। 1585 तक उन्होंने चावंड में एक नई सुरक्षित राजधानी स्थापित की और अपने जीवन काल के अंत तक उन्होंने एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ के लगभग सभी 36 में से 32 किलों पर पुनः अधिकार कर लिया था। दिवेर की लड़ाई को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है, जो प्रताप के संघर्ष की गौरवशाली परिणति थी। इस युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर अपने भाले से ऐसा प्रहार किया कि भाला सुल्तान खान के शरीर और उसके घोड़े को भेदता हुआ धरती में जा धंसा। यह दृश्य इतना भयावह था कि शेष मुगल सेना ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। यह विजय केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, यह प्रताप के वर्षों के तप और संघर्ष की विजय थी, जिसने मेवाड़ की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5 अमर विरासत। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष महाराणा प्रताप ने शांति और पुनर्निर्माण में व्यतीत किए। उन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड से एक कुशल प्रशासक के रूप में शासन किया। उन्होंने युद्ध से जर्जर हुई भूमि पर फिर से कृषि को बढ़ावा दिया, कला और साहित्य को संरक्षण दिया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक अजेय योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और प्रजावत्सल शासक भी थे। समय के साथ महाराणा प्रताप के जीवन के चारों ओर कई मिथक और कथाएं बन गई हैं। आइए इन कथाओं के पीछे के सत्य को समझें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा, जहां प्रताप ने मुगलों के रणनीतिक लक्ष्य को विफल कर दिया। ये उनकी एक महान नैतिक विजय थी। घाट की रोटी खाने की मार्मिक घटना उनके अत्यधिक कठिनाई के दौर का प्रतीक है, ये उनकी स्थायी स्थिति नहीं थी। उन्होंने मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः जीत लिया, जो एक अपूर्वपूर्व वापसी थी, परंतु चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने का उनका सपना अधूरा रह गया। और ये सत्य है कि स्वयं अकबर भी अपने इस सबसे दृढ़ प्रतिद्वंद्वी की अदम्य भावना का सम्मान करता था, जैसा कि दरबारी वृत्तांतों से भी संकेत मिलता है। 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में शिकार के दौरान अपनी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए लगी चोटों के कारण चावंड में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु का समाचार अकबर के दरबार में पहुंचा तो वह सिंहासन पर मौन हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने उस एकमात्र राजा का सम्मान किया जिसने जीवन भर अपना मस्तक नहीं झुकाया। अपनी मृत्युशैया पर प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह से यह वचन लिया कि वह मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी नहीं त्यागेगा और चित्तौड़ को कभी नहीं भूलेगा। महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है, ये सिद्धांतों और शाश्वत मूल्यों की एक पाठशाला है। ये हमें सिखाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये हमें बताता है कि स्वाभिमान व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। ये हमें एकता की शक्ति का पाठ पढ़ाता है, जैसा कि उन्होंने राजपूतों, भीलों और अन्य सभी समुदायों को एक ध्वज के नीचे एकजुट करके दिखाया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के साथ समान कष्ट सहन करता है। और अंततः ये हमें धैर्य का महत्व समझाता है कि विपत्ति में धैर्य रखना ही विजय की अंतिम कुंजी है। तो प्रताप की विरासत आज क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान अनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। ये हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक और संकल्प दृढ़ हों तो संसाधनों की कमी कभी विजय पथ में बाधा नहीं बन सकती। महाराणा प्रताप केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे अदम्य मानवीय भावना, अटूट साहस और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के एक शाश्वत प्रतीक हैं। जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश रहेगा, तब तक महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय हिंद।